लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे फिर सभी चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, तो रेगुलर रहिए क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 में क्या है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो हमने काफी सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो क्लास को शुरू करने के पहले, जैसा अभी मैं दिखा भी रहा था थोड़ी देर पहले, ये क्या है आपकी लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट। अच्छा, कैमरा बंद है, कोई बच्चा कैमरा नहीं ऑन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट क्लास की आपकी पोल रिपोर्ट है, पोल रिजल्ट है, जो आपके ग्रुप में भी शेयर किया जा चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं काफी सारे बच्चों का नाम ग्रीन में, काफी सारे बच्चों का नाम येलो में। आप सभी ने काफी अच्छे तरीके से आंसर किया है। 4 में चारों आंसर सही है, या फिर 4 में 3 आंसर सही है। इवन जिसका भी नाम यहाँ पर दिख रहा है, ऑल ऑफ यू वेरी गुड कि आप लोग अटेम्प्ट लिए है, ट्राई किए है। बस ये नहीं होना चाहिए जो मैं कहता हूँ हमेशा, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन स्किप जो हो रहे हैं ये मत करो आप लोग स्किप, ठीक है। मतलब आंसर करना जब आता है, पोल आपके फोन में आता है तो आंसर कीजिए सारे आंसर, ठीक है। अगर कुछ गलत होता है, जैसे कि यहाँ पर विनय का कुछ आंसर गलत हुआ है, कोई भी आपका डाउट है तो बता देना, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो बताइएगा कि ये मेरा डाउट रह गया सर, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, गलती से नहीं डरना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं लास्ट क्लास का क्या टॉपिक था हमारा। पोल में आंसर करना आता है, उस पर डिस्कस नहीं करते। तो परिमेय संख्या का डिवीजन, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, कैसे भाग लगाते हैं। देखो सिंपली आप बोलोगे सर, अगर हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या हो, उनको डिवीजन करना हो, जैसे मैं कह रहा हूँ a बटा बी है और यहाँ c बटा डी है, और मैं कह रहा हूँ कि इसको डिवाइड करना है, भाग देना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको भाग का दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है सर डिवीजन का दिख रहा है मुझे, इसको हम गुना का क्वेश्चन बना लेते हैं। मतलब आप बोलोगे पहले वाला परिमेय संख्या को सेम लिख देते हैं, a बटा बी को a बटा बी लिखोगे, पहले परिमेय संख्या को सेम लिखते हैं। भाग के साइन को बदल करके क्या लिखते हैं, मुझे बताओगे कोई। डिवीजन क्या बन जाता है आपका, गुना। गुना। आप कहोगे सर डिवीजन को बदल करके गुना लिख देते हैं, और दूसरे वाले परिमेय संख्या को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कहने का मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो सी बाई डी का व्युत्क्रम क्या होगा, आप कहोगे सर डी बाई सी, उल्टा ही तो करना है, तो यहाँ पर डी बाई सी लिख देंगे। उसके बाद आपको ये गुना का क्वेश्चन बन गया। तो गुना का क्वेश्चन जब बन गया तो आपको पता है नियम, अंश को सर अंश से गुना करेंगे, ए को डी से गुना करेंगे, और बी को सी से गुना करके लिख दिया, अंश को अंश से, हर को हर से। अब यहाँ पर मैंने हमेशा आपको बोला है कि सीधे गुना मत करने जाना, ये नहीं कि हड़बड़ी में गुना करने लगेंगे, क्योंकि गुना करोगे नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे। उससे बेटर है कि आप अगर यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, कुछ सरल हो रहा है तो सरल करके आप आंसर करिए, ठीक है। पहले कैंसिल कर लो फिर जाकर गुना करो, ठीक है। तो यही आपका स्टेप्स था, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, सरल करेंगे, फिर गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितने चीजें याद है। काफी सारे प्रैक्टिस करवाए थे मैंने आपको, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया था। तो रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा सभी लोग, जितने बच्चे हो अभी क्लास में, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है। कहाँ, पोल सेक्शन में, ठीक है। ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है आपका, -40 को भाग देना है 8/13 से। क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। चैट अभी बंद रहेगा आपका, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो अभी ज्वाइन किए हो, थोड़ा पहले और ज्वाइन करने की ट्राई करो, ऐसे आप लेट नहीं हो, कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है क्लास का, अभी बिल्कुल समय है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। कर दिया। ठीक है, कर दिया, बढ़िया। क्वेश्चन मैं लिख दूं, क्वेश्चन चलो लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन बोला गया है -40 तो सर भाग लगाना है 8/13 से। तो नियम आपको पता है, पहला वाला सेम रहेगा, दूसरा वाला उल्टा होगा, बीच में गुना हो जाएगा, बाकी गुना का नियम, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। क्वेश्चन आसान है ये थोड़ा, है ना। बस आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा, लास्ट क्लास के सारे पोल को आपको क्या करना था, फिर से प्रैक्टिस करना था। जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ ना, उसको आप फिर से जरूर किया करें। इवन आपने होमवर्क अगर किया होगा, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज तो आसान लगने लगी होंगी, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। ज्यादा टाइम मिलेंगे इस क्वेश्चन पे, ट्राई करो कि जल्दी कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। पहले वाले को सेम रखना है, दूसरे वाले को उल्टा करना है, गुना कर देना है, ठीक है। चलिए 11 आंसर आए हैं। अभी क्लास में कितने बच्चे हो, 6 या 7 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 12 आंसर आए हैं, 12 में 10 सही, 2 गलत। कोई बात नहीं, गलत भी हुआ तो कोई सुनिए, अच्छी बात तो है कि आपने ट्राई किया है, ठीक है। 15 आंसर आए, 15 में 13 सही, ठीक है।
बस स्किप नहीं होना चाहिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और। बहुत बढ़िया, 16 आंसर आ चुका है, 17 आंसर आ चुका है, ठीक है। बस लास्ट कुछ आंसर बाकी है, लास्ट 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी पोल को एंड कर रहा हूं, अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पाए हो तो चैट में लिख देना, और जो बच्चे आंसर कर दिए हो पोल में उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो वेरी गुड कि जितने बच्चे क्लास में हैं ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। एक दो बच्चे जो लेट ज्वाइन किए उनको छोड़कर बाकी सभी का आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको करने का तरीका क्या है। पहले वाले जो माइनस का 40 लिखा हुआ है, तो इसको आप -40 को -40/1 भी लिख सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, -40/1 लिख दिया। अब पहले वाले परिमेय संख्या लिख रहा है -40/1, इसको तो सेम लिखेंगे, -40/1 को -40/1 ही लिखा, ठीक है, सेम लिखना है। डिवीजन को बदल करके गुना कर देना है, और 8/13 को लिख दोगे सर 13/8 हो गया। दूसरे वाले का क्या करना था, इसको उल्टा करना था। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, ठीक है, तो व्युत्क्रम कर दिया, 13/8 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको पता है नियम, सर अंश अंश से गुना होगा, -40 गुना होगा 13 से, तो -40 गुना 13, ठीक है। नीचे में 1 गुना 8, ठीक है, तो 1 × 8। अब यहाँ पर सीधे हम 13 को 40 से गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा, कैंसिल करने में परेशानी होगी। उससे बेटर यहीं पर आप काटो। आपको पता है सर हर में एक नंबर 8 है, जिसके टेबल में अंश वाला नंबर 40 आता है, ठीक है, तो 8 के टेबल में 40 आता है, सीधे काट दोगे, 8 × 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है नंबर, माइनस का साइन तो है, देखो ये माइनस का साइन रहेगा, आप कहोगे सर -5 × 13। नीचे भी कुछ लिखेंगे क्या, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और हर में 1 रखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, हर में 1 रहे चाहे नहीं रहे उसको छोड़ दीजिए। तो आप कहोगे सर 13 × 5 = 65, और ये माइनस का साइन तो था ही, तो ये माइनस का 65 बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 65 आंसर बनेगा। गुड इवनिंग मंजित, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा माइनस का 65, ऑप्शन नंबर बी। जो आप में से 18 में 14 बच्चों का आंसर सही था ना, बाकी 4 बच्चे जिनका आंसर गलत हुआ उनको समझ में आया, बताइए। कुछ आपने जो छोटी मोटी गलती की, अगर मान लो अगर माइनस का साइन छोड़ दिया तो ये ध्यान रखिएगा कि माइनस का साइन भी था, इंपॉर्टेंट है, उसको मत मिस करिएगा, ठीक है। तो ये आंसर ए गलत होगा, बाकी सी और डी तो साफ गलत दिख ही रहा था, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया तो वाई लिख दो, यस, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो तो आज आते हैं, ये देखो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कुछ चीजें इसके बारे में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम फॉर अर्थमेटिक, इसका मतलब क्या होता है। सर ये एनसीईआरटी बुक का हमारा जो नया वाला सिलेबस है, जो रिमूव कर दिया गया है कुछ टॉपिक आपके, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आपको जो पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो होता क्या है, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको रिकॉल करवाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर जनरली 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सर भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य के बारे में आपने पढ़ा है, क्या मुझे आप में से कोई बच्चा एक दो अभाज्य संख्या का उदाहरण दे सकता है, अभाज्य संख्या का उदाहरण, एनीवन, एक दो कोई भी। अभाज्य मतलब प्राइम, 17, ठीक है, एक एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, मैं समझा देता हूँ। अभाज्य कहने का मतलब सर प्राइम, और भाज्य कहने का मतलब सर कंपोजिट, ठीक है। एक ना ही प्राइम था ना ही कंपोजिट था, मतलब ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, मैंने सीधे आपको याद करवाया था, ठीक है। तो प्राइम नंबर के केस में आप बोलोगे सर वह नंबर जो सिर्फ अपने आप और एक से डिवाइड हो, ठीक है, वह अभाज्य होगा, मतलब किसी और के टेबल में नहीं आता हो। जैसे कि 2, जैसे कि 3, शुरुआत के कुछ अभाज्य संख्या अपने कॉपी में लिखिए और इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, ये सारे नंबर क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। ये देखो किसी के टेबल में नहीं आता। कुछ बड़े नंबर अगर मैं लिखूं तो आप कह सकते हो सर 43, देखिए किसी के टेबल में नहीं आता, 43 किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सारे अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 21, तो 21 अभाज्य होगा क्या, 21 क्या होगा, अभाज्य के भाज्य, बताओ। भाज्य, भाज्य होगा। आपको पता है 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, 21 जो है 7 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 और 21 के अलावा 3 के टेबल में 21 आता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 21 कैसा नंबर है, 21 एक भाज्य संख्या है। तो वो सारे नंबर जो एक और अपने आप के अलावा किसी और के टेबल में भी आते हो,
तो ऐसे नंबर को भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 4, 6, 8, 21 लिखा था, 15 लिखा था, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट और प्राइम के बारे में हमें पता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज ये जानिएगा कि जो भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, जो भी भाज्य संख्या है, तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझो, आपको पहले भी पढ़ाया है, रिपीट कर दूं। इसमें सिंपली मैंने आपको ये बताया, शायद आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, समझिएगा। वह संख्या प्राइम या अभाज्य कहलाता है जो सिर्फ अपने आप और एक के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए, वो सारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी और के भी टेबल में आता हो। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ 15 को ले लिया, तो 15 कैसा नंबर है सर? 1 और 15 के अलावा सर ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 15 आता है, तो आप कहोगे सर 15 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य सर 5 से भी। संख्या, हाँ 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, बस एक भी नंबर मिल गया तो कहेंगे सर ये 3 से कट रहा है ना, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाज्य संख्या होंगे उसका अभाज्य गुणनखंड आपको मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, जैसे कि आप बोलो, मैंने एक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या लिखी, कोई भी कंपोजिट नंबर, पहले उदाहरण से सीख लो, फिर आपको स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया 15, तो 15 को आप दो नंबर को गुना करके ला सकते हो। ऐसा दो नंबर, इन दोनों बक्से में बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए कि दोनों ही अभाज्य होना चाहिए। यह भी संख्या 3 और अभाज्य होना 5। चाहिए, ये भी अभाज्य होना 5 और चाहिए, 3। 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 बोलो, चाहे 5 और 3 बोलो, सेम होगा ना। 3 गुना 5 लिखिए, चाहे सर इसको बोल सकते हैं सर 5 गुना 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ सर 15 गुना 1 से भी हो जाएगा? बताओ, यस 15 सर। गुना 1 लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। ठीक है, यस सर, हो आप, जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, समझना यहाँ पर। तो 15 और 1 को गुना करने पर 15 तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 15 अभाज्य नहीं है। ठीक है, 15 अभाज्य नहीं है। ठीक है, 15 अभाज्य नहीं है, यस सर, लिखने 15 पर आ अभाज्य जाएगा। नहीं है। हाँ, तो सिंपली अगर देखो, ये 15 गुना 1 लिखना गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के केस में बस 5 और 3 ही गुना करके आएगा। ठीक है, तो आपको सर या तो 5 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 5 लिखिए। तो 15 को मैंने क्या किया, 15 जो कि एक भाज्य संख्या था, इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, सभी को आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो। जैसे कि मैंने ले लिया 18, 18 के लिए, चलो 18 की जगह पे 12 लेता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं लेता हूँ 12, तो इसका आंसर आप लोग क्या दोगे? मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 12 गुना 1, ऑप्शन नंबर बी 6 इंटू 2, ऑप्शन नंबर सी 4 इंटू 3, ऑप्शन नंबर डी 2 इंटू 2 इंटू 3। कौन सा सही होगा अभाज्य गुणनखंड? बताइए, ए बी डी सी या सर। डी? डी। तो यहाँ पर आपका आंसर डी आया। डी। आप बोलो सर, आप बोलोगे, समझिएगा यहाँ पर, सर इन डी। सभी को गुना करने पर 12 डी। मिलेगा। हाँ बिल्कुल। यस सर। अच्छा, माइक बंद, सर माइक डी। बंद, इतने सारे माइक नहीं ऑन होंगे, देखो क्लास डिस्टर्ब होती है ना। डी। अब 12 यस गुना सर। करोगे तो भी 12 मिलेगा, 6 गुना 2 करेंगे, नितिन डिस्टर्ब कर रहे हो आप क्लास? यस सर, नितिन डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ठीक है, माइक बंद। तो 12 गुना करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 6 गुना 2 करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 4 गुना 3 करेंगे तो भी 12 मिलेगा, और 2 गुना 2 गुना यस 3 सर, करेंगे तो भी 12 मिलेगा। ठीक है, इन तो सभी 12 को गुना मिलेगा। करने पर 12 मिलेगा। ठीक है, साहिल प्लीज, ठीक है अभी माइक बंद रखिए, फिर मैं माइक बंद कर दूंगा, फिर माइक नहीं ऑन कर पाओगे, डाउट पूछने के लिए भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपना माइक बंद कर लो, पंकज क्या ना आईडी से बच्चे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 12 को यहाँ पर सभी को गुना करने पर तो 12 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा आंसर। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी नहीं होगा आंसर। और 2, 2, 3 ये सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो आंसर डी बनेगा हमारा। ठीक है, तो 12 को लिखेंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आया कि 2 इंटू 2 इंटू 3 आंसर क्यों बन रहा है? बताइए, क्लियर? चैट में यस या नो लिख दो। ठीक है, तो कोई भी अगर बड़ा नंबर भी रहेगा, देखो अगर छोटा नंबर है तब तो हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा, अगर मान लो अगर बड़ा नंबर रहेगा, तो उसके लिए आपको एक तरीका बताया था, भाज्य गुणनखंड, एक पैटर्न बताया था। ठीक है, समझो यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर 12 लिखता हूँ, तो 12 के लिए आप देखोगे सर 12 है
और ये वाला याद आएगा आपको, कुछ ऐसा बताया था क्या कभी मैंने आपको? बताओ। हाँ, उसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर क्या करेंगे सर, एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो 12 को डिवाइड कर दे, और यहाँ पर वह नंबर आना चाहिए जो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, कोई ऐसा अभाज्य संख्या बताओ जिसके टेबल में 12 आता हो। बताओ। 3 2। तो ऐसा भी दिख रहा है सर, ये जो संख्या है सम संख्या है, लास्ट में 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सर ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हैं, तो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सम संख्या है, तो 2 छक 12। अगेन सर सम संख्या दिख रहा है, लास्ट में 6 है, अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, और दिख रहा है सर लास्ट में 3, तो 3 एकम 3। तब तक करते रहते हैं जब तक नीचे में 1 नहीं आ जाता, और ये सारे के सारे संख्या अभाज्य होने चाहिए। तो आपको सर 12 क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे नंबर को आप लिख देते हो। तो अगर बड़ा नंबर रहेगा तो कुछ ऐसे करेंगे, छोटा नंबर को आप मेंटली कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सीखा क्या? देखो स्टेटमेंट ये आपके किताब में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब समझ लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला लाइन तो क्लियर है आपका, सिर्फ 15 को हम 5 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तथा इसके बाद वाला जो लाइन है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का मतलब यूनिक होगा, यूनिक कहने का मतलब ऐसा और कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई और भी दो संख्या नहीं हो सकता जिसको गुना करने पर 15 आए और ये दोनों ही अभाज्य हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आप अगर बोलोगे सर 15 गुना करने पर तो मिलेगा, लेकिन 15 अभाज्य तो नहीं है। ठीक है, तो और कोई दो अभाज्य संख्या को गुना करने पर 15 नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो सर, 3 गुना 5 लिख सकते हो, तो नंबर तो वही है, जैसे यहाँ पर 5 था तो यहाँ भी तो 5 है। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 था तो यहाँ भी 3 है, नंबर तो 3 और 5 ही है, बस उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, आप बस ऑर्डर बदल सकते हो। समझ में आया? जैसे आपने 12 को लिखा था ना, 12 को लिखा 2 गुना 2 गुना 3, कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है सर मैं 3 गुना 2 गुना 2 लिखो, तो बिल्कुल सही होगा, यह भी सही होगा, यह भी सही होगा। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बाकी नंबर सेम ही रहेगा। जैसे 2 2 2 2 2 और 3 आया यहाँ भी, तो यहाँ भी 2 2 और 3 ही आया है। ठीक है, तो नंबर वही है। समझ में आया ये चीज, पूरा स्टेटमेंट, इसका मतलब समझ में आया? बताइए कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब और कोई संख्या को गुना करने पर वो संख्या नहीं आ सकता। हाँ, क्या डाउट है अमन, बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, माइक ऑन करके बता दो अभी, क्योंकि आपका डाउट है सर, बताओ। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 21, चलो आप ही बताना, अगर कोई भी डाउट है तो बताना। अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 21, तो 21 को क्या आप दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, और दोनों ही अभाज्य संख्या होने चाहिए? बताओ। 7 और 3। 7 और 3, तो बिल्कुल आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाएगा, और 3 दोनों ही क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 7 और 3 के अलावा कोई और दो अभाज्य संख्या को गुना करके 21 ला सकते हैं? बताइए। और कोई भी दो अभाज्य संख्या को गुना करने पर 21 नहीं मिलेगा, बस यही कहना चाह रहा है आपका थ्योरम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो हमने 21 को तोड़ा 7 और 3 में, इस प्रोसेस को कहते हैं सर अभाज्य गुणनखंड। ये आपने पहले भी पढ़ा है, जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पहले भी पढ़ाया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कुछ बड़े नंबर का कैसे करेंगे, छोटा नंबर तो काफी आसान है। जैसे 12 है तो 12 को तो आप कह दोगे सर 12 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो मेंटल कर लोगे सोच के, 2 गुना 2 गुना 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 105 है, कोई बड़ा नंबर 105 है, 234 है, इसको कैसे लिखेंगे? इसका प्रॉपर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है हमें, 105 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आप लिखते हो सर यहाँ पर 105, चलो मैं इधर लिख देता हूँ 105। अब आप सोचोगे सर ये कौन से अभाज्य संख्या से डिवाइड होगा, कौन संख्या से यहाँ पर आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, बताओ, ये सोचिए। 105 3 से सर। 3 से। देखो यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं सर, हमें बस यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है, जरूरी नहीं है कि सबसे छोटा नंबर लीजिए, जरूरी ये है कि हम जो भी नंबर इस बॉक्स में भरे वो अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो सर 105 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6, 5 1 जोड़कर 6 मिल रहा है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। 105 के लास्ट में, 105 के आखिरी में सर 5 है,
तो संख्या डेफिनेटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके लिए आसानी होगा, कोई भी संख्या जिसके अंतिम अंक अगर आपको 0 या 5 दिखे, वो संख्या 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, अंतिम का अगर, एक सेकंड, शायद स्क्रीन रुक रही है, एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं इसको सही करके, बस थोड़ा वेट करो। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर से दिखने लगेगा, और दिखेगा तो बताइएगा। अभी दिख रहा है क्या? दिख गई सर। हाँ दिख गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यस, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अंतिम का अंक अगर 0 और 5 आएगा तो पहले आप 5 से ही डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 से डिवाइड करने में तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो 5 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है, जल्दी से मुझे दिख जाता है सर ये संख्या 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 भी तो प्राइम नंबर है, 5 भी तो अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। 3 से करोगे कोई गलती नहीं होगा, बिल्कुल 3 से करोगे सही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ सर 5 से। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबसे छोटा वाला से करते हैं, जरूरी ये है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कट गया। अब आपको दिख गया सर 21 क्या है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 सत्ते 21, 3 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 सत्ते 21, और 7 खुद में यहाँ पर जो नीचे आया सर ये अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। तो आप बोलोगे सर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7। ठीक है, तो नीचे में हमारा 1 आ गया। अब यहां से हम कह सकते हैं सर 105 को अगर मुझे गुणनखंडों के रूप में लिखना हो अभाज्य संख्या के, तो यही सारे नंबर लिख लेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर सीधे लिख दोगे सर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें से कोई बच्चा बस ऐसा कर सकता है, अगर किसी और तरीके से आपने स्टार्ट किया होगा 3 से डिवाइड करना या 7 से डिवाइड करना, तो आपका आंसर बस ऐसा आया होगा सर 3 गुना 5 गुना 7। संख्याएं वही रहेंगी, संख्या तो वही रहेंगी। जैसे आप देखो यहाँ पर 5 आपने लिखा तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ आपने 3 लिखा तो यहाँ भी 3 आया, यहाँ आपने 7 लिखा तो यहाँ भी 7 आया। संख्या वही है, बस ऑर्डर बदला है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना में, 2 गुना 3 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 3 गुना 2 करेंगे तो भी 6 मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को आप इस तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, इवन और बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, 234। इस 234 को आप ट्राई करोगे क्या? आप करके मुझे बताइए, अगर मेरे पास रहे नंबर 234 तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसकी प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे अभी, तो इसको यूज करेंगे। तो 234 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो क्या मिलेगा आंसर? यहाँ पर ट्राई करो, 234। अच्छा इतना बताओ मुझे कि इसको स्टार्ट कौन सा संख्या से डिवाइड करना करेंगे? 2 से, क्योंकि सर लास्ट में 4 है। अब लास्ट में 4 होने का मतलब सर ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो लास्ट में 4 होने का मतलब सर सम संख्या होना। ठीक है, और सम संख्या 2 से हमेशा डिवाइड होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक अभाज्य संख्या है। तो पहले तो आप बोलोगे सर कोई भी सम संख्या मिलेगा तो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, अब 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आपको अगर इतना प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप सीधे देखो ऐसे कर सकते हो, 2 एकम 2, फिर बोलोगे सर यहाँ पर 3 आ गया तो 2 एकम 2, 3 था 1 बच गया, 14 बन जाएगा, 2 सत्ते 14। इस तरीके से अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस तरीके से लिख के कर देना है, 2 एकम 2 कट गया, 3 एक संख्या आया, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 14 आया, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 117 बार में कट गया, तो 117 आ गया, आंसर आ भी गया, बढ़िया। अब यहाँ पर 117 आया, 117 को कौन सा संख्या से डिवाइड करें बताओ? 3 से, क्योंकि 117 दिख रहा है सर, इसके अंकों को जोड़ा तो 1 1 2 7 दोनों। ठीक है, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 117 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख के करोगे, 3 3 9, 11 में से 9 घटाओगे 2, 27, 3 9 27। ठीक है, कटेगा 39 बार में, तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 10 11, 3 9 27, 39 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 3 से काटा तो 39 बार में कट गया। अब 39, अब तो सीधे सीधे नंबर जैसे जैसे छोटा होते जाएगा ना, आपके लिए आसान होते जाएगा क्वेश्चन। आपको भी सर अगेन 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 3 9। अब यहाँ पर 13 कैसा नंबर आ गया? 13 के बाद हमें बोलोगे सर 13 खुद में यह अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 13 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, जब भी एक प्राइम नंबर आ जाएगा तो खुद 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 एकम 13, नीचे में 1 आ गया। तो अब बोलेंगे सर 234 को क्या लिखेंगे? 234 को यहाँ पर ये जो सारे नंबर लिखे गए हैं 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, यही सारे लिख दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये सारे के सारे नंबर देखिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ये सारे के सारे कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने 234 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ठीक है, कोई बच्चा मान लो इसको अगर 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देता, आंसर सही होता कि गलत होता? मुझे बताओ। कोई बच्चा अगर इसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करता, स्टार्टिंग में ही 2 की जगह 3 लिख देता, तो सही होता कि गलत होता? सही होता सर। नहीं, सही होता। सही होता। राजकुमार दीक्षित शायद सही आपका होगा नाम है, सर। समझना है आपको। हाँ, बिल्कुल सही होगा। आप किसी संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जरूरी है कि वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 3 भी अभाज्य संख्या है तो सही आंसर आएगा। ठीक है, बस ऑर्डर चेंज होगा उनका। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर ऐसा आए। ठीक है, हो सकता है आपका आंसर ऐसा आएगा, 3 गुना 2 गुना 13। तो नंबर तो सेम है ना, नंबर सेम है, आंसर सही आएगा। अभी भी सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने क्या बोला, क्रम आगे पीछे हो सकता है, नंबर वही आएंगे। ठीक है, क्रम ऑर्डर उल्टा हो सकता है। 3 गुना 2 लिखो चाहे 2 गुना 3 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अब इसी चीज को यूज करके आपने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया। अब इसको यूज करके सर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले भी आपको बताया गया है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और तरीके से आपको बताया गया हो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड को यूज करके एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं? तो सिंपल सा कुछ रूल है, समझिएगा। पहले अगर मेरे पास कुछ दो नंबर दिए जाए, एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा जाए, जैसे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली आप क्या करोगे, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको पहले पता है क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता है। पहले अभाज्य गुणनखंड, स्टेप नंबर 1, अभी जो आपको सीखना है उसको समझिएगा। पहला स्टेप क्या होगा सर, दोनों ही संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, सिंपल। सर हाँ बताइए, सर बताओ। सर हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, बताइए, कोई डाउट? तो 126 में लिख रहा हूँ और 126 को अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 126 का अभाज्य गुणनखंड, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, चलो करो इसको। 126 लिख दिया मैंने, 156 लिख दिया, इन दोनों ही संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके मुझे बताइए, आप लोग ही कर लो इसको, कर सकते हो इसको, करिए, ट्राई करो इसको। अभाज्य गुणनखंड दोनों ही संख्या का, अगर 3 नंबर रहेगा तीनों को करेंगे, 4 नंबर रहेगा चारों को करेंगे, जितने भी नंबर है सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 126 देखो, ये बोलोगे सिंपली सर ये 6 है लास्ट में, तो इसका मतलब सर ये एक सम संख्या है। सम संख्या है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12, 2 3 6, 63 बार में कट गया। अब कहेंगे सर 63 आ गया विषम संख्या, और ये 3 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, 3 से कट जाएगा ना, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 21 मुझे दिख रहा है सर 3 के टेबल में आता है, कितने बार में, 3 सत्ते 21, तो लिख दिया 3 7 जा 21। अब 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमने 126 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब 156 का करिए, 156 को भी 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, 15 है लेकिन 2 सत्ते 14 लिखेंगे। अब 15 था, एक बच गया तो 16 बन गया, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 78 बार में कटेगा। अब ये 78 आ गया, 78 भी सम संख्या है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, कितने बार में कटेगा, 2 3 6, और यहाँ पर 18, 2 नमा 18। ठीक है, 39 आ गया। अब मुझे बताओ 39 कौन सा संख्या से डिवाइड होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 13 यहाँ पर सर 3। 3, 13 भी लिख सकते हो, 13 3 39 भी लिख सकते हो, 3 गुना 13 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं 3 लिख रहा हूँ। तो 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बार में कट जाएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या आ गया, तो यहाँ पर बोलोगे 13 एकम 13। ठीक है, इतना लिख दिया। अब जो भी आपके नंबर्स आए हैं अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो 126 को क्या लिखोगे, चलो मैं थोड़ा इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो 126 को आप लिखोगे, तो 126 इज इक्वल टू ये सारे नंबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। 156 को आप लिखोगे सर 156 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये लिख दिया। अब इसको समझिएगा, ये समझना, अगर मैं लिख रहा हूं x इंटू एक्स,
तो x इंटू एक्स कहने का मतलब x का घात कितना होता है? यहाँ पर आप क्या लिखोगे इस बॉक्स में, ये बताओ। x 2 बार गुना हुआ है, तो x अगर 2 बार गुना हुआ है तो घात 2 लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स, x 3 बार गुना हुआ है तो x का घात कितना आ जाएगा मुझे बताओ? x का घात कितना? 3। तो कोई संख्या जितनी बार गुना होती है उतना घात आ जाता है। तो अगर मैं लिखता हूँ 5 गुना 5, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 5 को 2 बार गुना करना, 5 गुना 5, तो इसका मतलब 5 का घात कितना आएगा? 2। बताओ। 2। आपको पता सर 5 का घात 2 आ जाएगा, 5 2 बार गुना होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर घात के रूप में आप लिख दो। सिंपली आप बोलोगे सर 126 को क्या करेंगे? 126 को लिखेंगे 2, 2 का घात कितना है? 2 एक ही बार है तो 2 का घात 1। 3 देखिए 2 बार गुना हुआ है तो इसको लिख देंगे सर 3 का घात 2। और 7 कितने बार है? 7 एक बार है तो 7 का घात 1, 2 का घात 1, 3 का घात 2, 7 का घात 1। 156 को देखिए, 156 में कहोगे सर 2 कितने बार गुना हुआ है? मुझे बताओ 2 कितने बार है? 2 बार है तो 2 का घात 2 आएगा। 3 कितने बार आया? बताओ 3 का घात कितना लिखना चाहिए हमें यहाँ पे? 1। 1, क्योंकि 3 एक ही बार आया ना, 3 का घात 1 आएगा। और 13 एक ही बार आया तो 13 का घात 1 लिख देंगे। तो ये कन्वर्ट 13 का घात 1 आया, ठीक है, इतना कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर 2 चीज आपसे पूछा गया था सर, HCF भी LCM भी। अब मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब जब HCF आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर मैं पहले कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ कि होता क्या क्या चीज है। अगर आपसे HCF कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा कि HCF बताइए क्या होगा, तो HCF में सीधे बोलोगे सर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब आपको बताता हूं कॉमन, ठीक है, जो दोनों ही में है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर जो है वही ले लेंगे। ऐसा गुणनखंड लीजिए जो दोनों ही में कॉमन, ठीक है। तो सिंपली आप इस वाले नंबर को देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को देखिए आप, ठीक है, यहाँ घात नहीं लिखा है। सिंपली आप कहो सर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2 देखिए दोनों में है, ठीक है, 2 दोनों में दिख रहा है। इसके अलावा देखिए 3 दोनों ही जगह दिख रहा है, 3 दोनों जगह दिख रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसके अलावा कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बस 2 और 3। तो जब आप HCF निकालोगे, HCF बोलेंगे सर जो कॉमन था उसको एक एक बार लिखे। 2 दोनों जगह था तो एक बार 2 लिख दिया, 3 दोनों जगह था तो एक बार 3 लिख दिया, बस इतना, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों को गुना करिए, 3 और 2 को गुना करने पर 6 मिलेगा आपका आंसर। HCF में क्या किया? कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो HCF में जो फैक्टर, जो गुणनखंड दोनों ही नंबर में है उसको ले लिया, ठीक। अब जब LCM की बात करेंगे, LCM कैसे निकालेंगे? जब हम रिपीट अगेन, ठीक है, इसको रिपीट कर रहा हूं, तो यहां पर पहले कंसेप्ट समझिए फिर इस पे आते हैं। HCF कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। रिपीट बोल कर फिर क्लास लेफ्ट कर देते हो, बताओ ये कैसे काम चलेगा? हेमलता के आईडी से युद्धवीर है क्लास में? युद्धवीर आप हो क्लास में? बताओ। ठीक है, इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर HCF में क्या होता है? सर जो भी कॉमन फैक्टर है, रेंज प्रॉब्लम कोई बात नहीं, समझो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर को लेते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो। यहाँ पर क्लास क्यों दी जा रही है? आपको समझाने के लिए ना। तो सिंपली बोलोगे सर वह फैक्टर लीजिए, वह गुणनखंड लीजिए जो दोनों ही नंबर के गुणनखंड में आते हैं, जो दोनों ही नंबर के गुणनखंड में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखा कि 2 दोनों जगह पर प्रेजेंट था, 2 ऊपर में भी था, 2 नीचे में भी था, ठीक है। फिर मुझे दिखा सर 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, तो इसको हमने एक एक बार कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों को गुना किया, गुना करने पर हमारा 6 मिल गया, ठीक है। तो HCF 6 मिल रहा है हमारा, समझ में आया? अभी कॉमन वाले फैक्टर को ले लिया जो दोनों ही में प्रेजेंट था, ठीक। अब जब LCM की बातें करेंगे, जब हमें निकालना हो LCM, तो LCM के लिए क्या सोचते हैं सर? LCM के लिए सोचते यही है सर, इसमें नहीं देखेंगे कॉमन है कि नहीं है, जितने भी गुणनखंड है लिखो अपने कॉपी में, सभी गुणनखंड, ये लिख लेना अदरवाइज फिर गलती करोगे। सभी गुणनखंड का अधिकतम घात, या अधिकतम कहने का मतलब सबसे बड़ा घात, अधिकतम यानी मैक्सिमम, सबसे बड़ा घात लेना है हमें। तो घात के रूप में जब लिखा था हमने नंबर्स को, 126 को घात के फॉर्म में देखिए यहाँ लिखा था, 156 को घात के रूप में यहाँ लिखा था, ठीक है। तो बस अब इसको देखिए, LCM निकालने के लिए घात वाला देख लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? सर जो फैक्टर क्या क्या है, एक फैक्टर आपको 2 दिख रहा था, एक फैक्टर 3 दिख रहा था, एक 7 दिख रहा था, 2, 3 और 7,
तो इन तीनों का जो सबसे बड़ा वाला पावर है ना वो ले लो, सबसे बड़ा घात, ठीक है। तो एलसीएम में बोलेंगे सर यहाँ पर 2 लिखिए, 2 का सबसे बड़ा घात आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों को देखिए 126 और 156 में 2 का सबसे बड़ा घात कहां पर दिख रहा है और कितना दिख रहा है, बताइए। 2 का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा घात, देखो ऊपर कितना पावर आना चाहिए, यहाँ पर 2। सर तो आपको दिख रहा है सर 156 में देखिए 2 का सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, तो 2 का घात 2 ले लोगे यहाँ पर, ठीक है। 2 का घात 2 लेंगे। 1 सेकंड, आज थोड़ी सी ना नेट की इशू हो रही है और शायद मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी, अभी स्क्रीन दिख रही होगी लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ ना वो नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे वो एरर दिख रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरा स्क्रीन रुकेगा और फिर से प्रेजेंट हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, अभी सही है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 का घात कितना लें, 2 का अधिकतम घात मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 का घात 2, तो यहाँ पर 2 का घात 2 लगा देंगे। 3 का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 का सबसे बड़ा घात 2, 126 में देखिए सर 3 का सबसे बड़ा घात 2 है, तो यहाँ पर 3 का घात 2 लगाएंगे। और 7 का देखो 2 और 3 तो कॉमन था, 7 कॉमन नहीं है, दोनों ही में नहीं है, लेकिन फिर भी लेंगे। मैंने क्या बोला, सभी गुणनखंड को लेना है एलसीएम में, ठीक है। तो 7 को भी लीजिए, तो 7 का सबसे बड़ा घात 1 है, एक ही जगह पर आया। 13 का सबसे बड़ा घात कितना है मुझे बताओ, एक ही है ना, एक ही बार आया, तो सबसे बड़ा घात एक ही रहेगा, 1 आएगा। तो इन सभी नंबर को आपको गुना करना होगा। तो 2 का घात 2 लिखने का क्या मतलब होता है, बताओगे। 2 का घात 2 कहने का मतलब 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 का घात 2 कितना आ जाएगा। तो यहाँ बोलोगे सर 2 गुना 2 आ जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 3 का घात 2 कितना होगा, 3 गुना 3, ठीक है। ये समझिएगा, इसमें गलती मत करना। 3 का घात 2 कहने का मतलब 3 गुना 3, 3 को 2 से मत गुना कर देना, 3 को 3 से गुना करना है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 7 गुना 13, इन सभी को गुना करिए। अब क्लास 10th में हो, इतना आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत, इसको गुना करिए। 9 चौके 36, 13 सत्ते 91, ठीक है। 9 चौके 36, 13 सत्ते 91, 91 और 36 को गुना कर दो और आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 91 और 36, ठीक है। तो 6 कम 6, 9 छक 54, यहाँ पर लिख दिया। 3 एकम 3, 9 तिया 27, ठीक है। इसको जोड़िए, 4 6 4 3 7, 7 5 12 का 2, हाथ में 1 2 1 3, 3276। तो यहाँ पर आ रहा है 3276। बताइए, क्लियर। सर एक पोल में दे दो। हाँ बिल्कुल, पोल में देंगे, पहले इसको कर लो, इसको नोट डाउन कर लो पहले, अभी एक सर, कर क्वेश्चन और लिया। प्रैक्टिस करेंगे। कर लिया नोट डाउन, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं ना, समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए, और कोई भी डाउट है तो NERD लिख सकते हो। तो हमने क्या किया समझ लो, एक सेकंड, आपको सिंपली यहाँ पर बोलना है सर हमारा पूरा प्रोसेस क्या था। स्टेप 1 तो बहुत आसान है, स्टेप 1 में बस अभाज्य गुणनखंड करना होता है, दोनों ही नंबर का, या 3 नंबर रहेगा तो 3 नंबर का कर देगी, ठीक है। उसके बाद उन नंबर को हमने कुछ इस रूप में लिखा, ठीक है। 126 को इस तरीके से लिखा, घातों के रूप में लिख दिया, 156 को भी लिखा, घातों के रूप में लिख दिया, ठीक है। HCF क्या होगा सर, HCF कॉमन फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। एलसीएम में थोड़ा सोचना पड़ता है, एलसीएम में क्या होता है सर, सभी गुणनखंडों का अधिकतम घात। तो ये वाला जो हमने लिखा था ना घातों के रूप में, उसको देखकर आप लिखना, तो अधिकतम घातों को गुना करेंगे बस, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करो, 2 नंबर है आपके लिए, 108 और 120। इसका आंसर आप लोग मुझे चैट सेक्शन में दोगे, चैट सेक्शन में दो कि आपका HCF कितना है। पहले आप क्या करो, समझ लो मेरी बात, पहले आप HCF कैलकुलेट करो, जो भी HCF आता है लिख दो, उसके बाद LCM कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर LCM लिख दो, ठीक है। जो भी आपका आंसर आता है बताइए। स्टेप नंबर 1 आपको पता है, तो दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर में लिख दे रहा हूँ, चलो 108 और यहाँ पर लिख दिया 120, ठीक है। हाँ जी, बैठे मत रहिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि करना तो आप ही को है, सीखना आप ही को है। तो 108 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अब दोनों ही संख्या मुझे सम संख्या दिख रहा है, 108 भी लास्ट में 8 दिख रहा है और 120 में भी लास्ट में 0 दिख रहा है, तो दोनों ही इवन नंबर है, सम संख्या है, तो दोनों को एक हिंट में दे रहा हूँ,
दोनों को आप जब डिवाइड करना स्टार्ट करोगे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा भी आप अगर कोई भी प्राइम नंबर से करोगे तो आपका आंसर में कोई इशू नहीं आएगा, सही आएगा, ठीक है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सॉल्व करिए और जो भी आपका आंसर आता है वो चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा, एक दूसरे का आंसर बिल्कुल मत देखना। गलत आंसर आता है गलत लिखिए, जो भी आपका आता है आंसर लिखिए, ठीक है। तो 108 और 120 का अगर हमसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? तो ये आसान है, 2 से डिवाइड, चलो मैं कर रहा हूँ थोड़ा स्टेप। एचसीएफ 12 आ गया, एक बच्चे का आंसर आया है 12, एचसीएफ आ गया 12, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इससे अलग कुछ और आंसर आएगा तो वो भी लिख दूंगा। अब एलसीएम निकाल के बताओ, एलसीएम भी कैलकुलेट कर लो। देखो मेथड काफी सारे हैं, ठीक है, अभी मैं भाज्य गुणनखंड से सिखा रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ सभी का 12 आ रहा है, चलो इसका मतलब आपने गुणनखंड तो कर लिया होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे सर, 2 पंजे 10, जिनका नहीं हुआ है ना ध्यान से देखो, अभी आपको सीखना है, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, कट गया। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीधे डिवाइड कर लेना, 108 को 2 से भाग लगाएंगे 54 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, अभी भी सम संख्या दिख रहा है, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा तो 14 बन गया, 2 सत्ते 14। अब जैसे ही छोटा नंबर हो गया 27 हो गया, तो 27 को तो आप सीधे काट सकते हो सर, 3 नंबर 27। अभी 9 आ गया तो फिर से बोलोगे सर 3 तिया 9, और 3 एक प्राइम नंबर आ गया, भाज्य संख्या आ गया, तो 3 एक कम 3, कुछ ऐसा लिख देंगे 108 को। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे सर, 2 छक 12, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मुझे बताओगे यहाँ पर कितना लिखे हम लोग? 30। आप लोग 30, तो आपको पता है सर 2 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 2 तिया 6 और 1 0 आ जाएगा। अब फिर से 2 से करेंगे तो कितना आएगा नीचे में, बताओ? अगर आपको टेबल भी याद है ना, 20 तक के टेबल अगर याद है, 3 से नहीं 2 से डिवाइड करो, 15। 2 से डिवाइड करो 15, हाँ। तो क्योंकि 0 आ रहा है तो 2 से कर देते हैं, तो आप कहोगे सर 2 एक कम 2, 1 बच गया, 10 बन गया, 2 पंजे 10, या सीधे आपको याद भी होना चाहिए 15 गुना 2 कितना होता है, 15 गुना 30 होता है, तो 2 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, ठीक है, सिंपली। अगर आपने दीपांशु 3 से काटा है, आंसर सही आएगा, कोई इशू नहीं है, मत सोचना गलत होगा, ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं डिवाइड, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बोलेंगे सर 15 आ गया, अब इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 पंजे 15, और 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा। अब इन दोनों नंबर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 108 को आप लिखोगे सर 108 इज इक्वल टू 2 कितने बार, 2 बार, तो मैंने लिखा 2 इंटू 2। 3 कितने बार, 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा लिख दिया। 120 को क्या लिखेंगे सर, 120 को लिखना है 2 कितने बार है, 2 1 2 3 बार है, तो 2 को 3 बार लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने बार है सर, 3 तो 1 बार है, तो 3 को 1 बार लिखिए, और 5 भी 1 बार है, ऐसा लिख दिया। अभी घात के रूप में नहीं लिखते, ठीक है, अभी एचसीएफ के लिए लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ पर एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ कहने का मतलब क्या सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही में प्रेजेंट हो, तो यानी कि 2 देखिए दोनों जगह प्रेजेंट है, 2 देखिए दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद देखिए एक और 2 है, एक 2 के अलावा एक 2 का और जोड़ा बन गया, ठीक है, इसको भी ले लेंगे। उसके बाद देखिए 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, 3 भी दोनों जगह है सर। इसके अलावा आप लोग मुझे बताओ, इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसा जो दोनों जगह पर है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर इन्हीं तीनों नंबर को एक एक बार लिखिएगा, 2 बार मत लिख देना। तो आपको सर जो कॉमन है, एक बार 2 लिखा, एक बार 2 लिखा, और एक बार 3 लिखा, मतलब पहला जो 2 कॉमन मिला था उसके लिए मैंने ये लिख दिया, दूसरा जो कॉमन मिला उसके लिए मैंने ये लिखा, तीसरा 3 मिला तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 3 करने पर क्या मिल रहा है बताओ, 2 गुना 2 गुना 3, तो ये मिलेगा सर 2 गुना 2 4, 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, तो एचसीएफ आप सभी ने बोला था 12, तो आप सभी का आंसर 12 तो सही है, ठीक है, एचसीएफ वाला। एलसीएम कितना लिख रहे हो, एलसीएम कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 1080, ठीक है, 1080 चेक करते हैं। अब जब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम के लिए हम सर इसको घात के रूप में लिखेंगे इन नंबर्स को, ठीक है। तो ये आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि मुझे बताओ यहाँ पर 2 का घात कितना आएगा, 2 कितने बार गुना हुआ है 108 में, 2 का घात कितना है? 4। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 2 का घात कितना है, गुना करके नहीं पूछ रहा। 2 को कितने, 2, आप बोलोगे सर 2 बार आया है, समझिएगा इसको। आप कहोगे सर 2 कितने बार गुना हुआ है, 2 बार गुना हुआ है, तो 2 का घात 2 आएगा। 3 कितने बार गुना हुआ है,
3 सर 3 बार गुना हुआ है, तो यहाँ पर 3 का घात 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 का घात 3 लिखा। उसके बाद नीचे वाले नंबर को देखिए, मुझे बताओ 2 का घात कितना लिखोगे यहाँ पर? 3 3, क्योंकि तीन। पता सर 2 3 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितने बार आया वही तो लिखना है घात में। 3 बार आया। 3 कितने बार आया सर? 3 एक ही बार आया। 5 कितने बार आया? 5 का घात 1 लिखेंगे, 5 एक ही बार आया, ठीक है, इतना लिख दिया घात के रूप में। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इसी वाले नंबर को देखते हैं, ठीक है, इस वाले को देखते हैं। तो एलसीएम जब निकालना हो आपको, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम वाला घात लेते हैं सभी गुणनखंडों का, ठीक है। तो बोलोगे सर 2 एक फैक्टर है, 2 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है आप लोगों को? मैक्सिमम, अधिकतम 3। पहले वाले नंबर में सर घात 2 है, नीचे वाले में 3 है, तो घात 3 लेंगे, बड़ा वाला घात लेंगे। उसके बाद 3 का सबसे बड़ा घात कितना है? 3 का भी सबसे बड़ा घात 3 ही है, ठीक है, तो 3 का भी घात 3 ले लिया। उसके बाद 5 का सबसे बड़ा घात कितना है? 5 का बड़ा घात 1 है। 5 देखो कॉमन नहीं था, लेकिन 5 को भी लेंगे, ठीक है, इसको मैंने ये बताया कि जितने भी कॉमन नहीं हो उसको भी लेना है एलसीएम में, ठीक है। तो इन सभी को गुना करिए। 2 का घात 3 कितना होता है बताओ? 3 से मत गुना कर देना 2 को, 2 6 नहीं होगा, 2 गुना 3, 2 का घात 3 मतलब 2 गुना, ये गलत होगा, 12, ठीक है। देखते हैं इसको, समझो ना इसको। 2 का घात 3 कहने मतलब 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2। अब 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, ठीक है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो 2 का घात जो 3 है वो 8 बनेगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ 3 का घात 3 कितना बनेगा? 3 गुना 3 गुना 3 लिख के कर लो, हड़बड़ी मत करना। 9 बनेगा। 3 गुना 3 9 बनेगा, 9 3 27, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? मैं फिर से करके बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर 2 का घात अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 लिखा गया है। 2 को 3 बार गुना करना, 2 को 3 बार गुना करने का मतलब 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। समझ में आया दीपांशु? यस सर 3 का घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुना करना, 3 को 3 बार गुना करना, 3 को 3 से नहीं गुना करना है, 3 बार गुना करना है। तो 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 गुना में 5, ठीक है। 8 गुना 27 गुना 5, 8 गुना 27 गुना 5 कैसे करेंगे सर? पहले मैं 8 को 5 से गुना कर दूंगा, 8 पंजे 40, 40 गुना 27, ठीक है। 8 को 5 से गुना किया 40, 40 गुना 27, 27 को 4 से गुना करो पहले, 7 चौके 28 का 8, 2 4 दूनी 8, 2 10, 108। यहाँ लिख दिया 108, और एक जीरो जो था 4 के बाद वो जीरो आ जाएगा यहाँ पर। 1080 बोल रहे थे ना कुछ बच्चे, बिल्कुल आपका आंसर सही था, ठीक है। समझ में आया पूरा प्रोसेस? इस तरीके से हमने सॉल्व किया इस पूरे क्वेश्चन को, बताइए। यहाँ पर अभी आपको पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा अभाज्य गुणनखंड के बाद, ठीक है। स्टेप 1 हमने गुणनखंड किया, उसके बाद हमने क्या किया? अच्छा बताइए, कोई डाउट है क्या? साहिल आपका डाउट है क्या? बताइए जी। यस सर। कोई डाउट? क्या डाउट है? हाँ बताइए। ये घात वाला समझ नहीं। घात वाला नहीं समझ में आया, ठीक है, चलो घात का वाला ना मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ 5 का घात 3, तो 5 का घात 3 कहने का मतलब 5 को कितने बार गुना करना होगा बताओ? ये नहीं, ये घात कैसे लगाते? 3 बार कि घात कितने कैसे लगाते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, ठीक है। एलसीएम वाले में डाउट है ना आपका? यस सर यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलो इस वाले नंबर को आपने देखा, अपना माइक ऑन करोगे साहिल? माइक ऑन करो। यहाँ पर मुझे बताओ 2 कितने बार, 2 बार गुना है, 2 बार। तो 2 का घात कितना लगाएंगे? 2। 2 3 का घात, 2 3 का घात देखो यहाँ पर 3 कितने बार गुना है? 3, तो 3 का घात 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बताओ 2 कितने बार गुना है? 3 3 बार, तो 2 का घात 3 लगा देंगे। 3 कितने बार आया? 1 बार, तो 3 का घात 1 लगा देंगे, और बार है 1 बार, तो 5 का घात 1 लगा देंगे। इतना क्लियर? अब एलसीएम के लिए क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, मैं एक एक करके बढ़ता हूँ, हो सकता है आपका यहाँ पर डाउट नहीं था, इसके बाद में डाउट था। एलसीएम में क्या करेंगे सर? हर एक गुणनखंड का अधिकतम वाला घात लेंगे। तो 2 का अधिकतम घात यहाँ पर दिख रहा है मुझे, 2 का घात 3 ले लेंगे, ठीक है। 3 का अधिकतम घात मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 3 का अधिकतम घात 3 का घात 3 ले लेंगे। 5 का अधिकतम घात मुझे यहाँ दिख रहा है, 5 का घात 1 ले लेंगे। अभी समझ में आया? बताओ। आ गया सर।
ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, अधिकतम वाला घात को ले लेना है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आपका पता है 8 गुना 27 गुना 5 करने पर 1080 आ गया। ठीक है, चलो हाँ सर। तो इससे बेस्ट में कुछ क्वेश्चन पूछो आपसे पोल सेक्शन में, बताइए। यस सर। यस तो सर। ये क्वेश्चन है आज का, पोल सेक्शन में ट्राई करना, हर एक बच्चे को आंसर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, 36 और 84 दो नंबर दिया गया है, इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बताना है। पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ हड़बड़ी मत करना कि जल्दी से जाकर आंसर नहीं करना है आपको यहाँ पर। अच्छा एक हिंट मैं दे रहा हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन, दो चीज है, या तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना तो एलसीएम और एचसीएफ सीधे निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तब तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन में एचसीएफ अलग अलग है, एक ऑप्शन में एचसीएफ 12 है, एक में 44, एक में 26 है, एक में 41 है, तो सिर्फ एचसीएफ निकाल के भी आप आंसर कर सकते हो, है ना। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जल्दी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ एचसीएफ से निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोग दोनों ही कैलकुलेट करिए, सीखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एचसीएफ भी कैलकुलेट करो, एलसीएम भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करिए, छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अच्छा माइक क्यों ऑन है, किसी एक बच्चे का ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। ठीक है, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं करिए, बिना सॉल्व किए अगर कुछ भी टिक करोगे तो फिर वही होगा, कुछ भी आंसर नहीं होगा, गलत ही होगा। ठीक है, तो अपना आंसर सॉल्व करने के बाद दीजिए, इतना समय काफी नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करके आंसर दोगे तभी सही होगा। मैथमेटिक्स है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे साइंस में कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर आप देख के आंसर बता सकते हो, अगर याद है तो देख के बता दिया, है ना। जीके क्या है, देख के आंसर बता दोगे, लेकिन मैथमेटिक्स में देख के आंसर नहीं पता चलता है। ठीक है, सॉल्व करनी पड़ती है, तो वो करिए आप। मैं कुछ हिंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, हिंट क्या, आपको कुछ स्टेप्स बताए हैं। आप बोलोगे सबसे पहले क्या करेंगे सर, जो पहला नंबर है 36, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो भी, तो सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। अगेन सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 84, 84 भी सम संख्या है, तो 84 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इन दोनों ही संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करके संख्याओं को जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया उस तरीके से आंसर करें। ठीक है, 7 आंसर आए हैं अभी, बस स्किप मत करना, ये मत सोचना कि कुछ कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो जितने बच्चे अभी आंसर किए हो ना, आपका आंसर सही हो रहा है ना, क्योंकि आपने सॉल्व करके आंसर किया। ठीक है, 8 आंसर आए हैं अभी, अभी भी क्लास में काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, वेट कर लेते हैं। इवन कोई डाउट रहता है, मान लो आप, मैंने सॉल्व किया आपका, मान लो आपने आंसर किया, आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं कह रहा हूँ ना 8 बच्चों ने आंसर किया जिसमें 5 सही है, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर गलत है, क्योंकि रिस्पॉन्स दिख रहा है आपका, है ना। तो अगर गलत भी हो रहा है कोई इशू नहीं है, बस आपको क्या करना है, समझना है, जब मैं समझाऊंगा। ठीक है, फिर कोई डाउट होगा तो बताइएगा कि सर ये मैंने गलती कर दिया था या ये नहीं समझ में आया, है ना। ठीक है, 9 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 7 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, अभी भी रुकते हैं 1-2 मिनट। 11 आंसर आ चुका है, बढ़िया। ठीक है, जितने बच्चे सॉल्व करके आंसर कर रहे हैं आपका आंसर सही आ रहा है, बढ़िया। तो हड़बड़ी में नहीं आंसर करना है, फर्स्ट लर्निंग तो यही मिल रहा है कि हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। 12 आंसर आया है, बिल्कुल बढ़िया, 12 में 9 सही है, और ये सभी 9 आंसर सबसे लास्ट में आने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड, अभी ओनली 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ गया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड,
जय अगर सॉल्व कर लिया ठीक है, सभी का आंसर आ गया का? ठीक है, नो तो कोई बचता है क्या जिसका आंसर नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है सभी का आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और अभी आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। देखो यहाँ पर 36 और 84 है, तो आप बोलोगे सर दोनों ही सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी, 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी। ठीक है, तो जब 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा मुझे बताओगे? क्या है आपका यहाँ पर? 18 18। तो आपको पता है 18 दूनी 36 होता है, या ऐसे डिवाइड भी करोगे 36 को तो 18 बार में कट जाएगा। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, अब तो छोटा नंबर आ गया, 2 नंबर 18, 3 3 9। ठीक है, और 3 एकम 3, ये तो आसान हो गया। उसके बाद अब 2 से डिवाइड करेंगे सर, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से डिवाइड करोगे सर, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये तो आसान था, हमने गुणनखंड कर लिया, काफी बार आपको बताया गया ये चीज। इसके बाद बोलेंगे सर यहाँ पर दोनों ही संख्या को अगर मैं कुछ लिखूं इस फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर 36 को लिख दो 2 इंटू 2, वही सारे नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 84 को क्या लिखोगे सर? 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये सारे नंबर को मैंने लिया 84 के लिए और 36 के लिए ये सारे नंबर को लिया। ठीक है, जो भी गुणनखंडों में है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो इसी वाले स्टेप से देख लेते हैं। सर एचसीएफ अगर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महासा जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर को लेते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहीं पर आएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 देखे दोनों ही जगह पर है, 2 देखे दोनों जगह पर है, फिर देखे 2 दोनों जगह पर है। ठीक है, और 3 भी देखे दोनों जगह पर है, तो ये कॉमन है हमारा। ठीक है, तो आपको सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका जोड़ा बन रहा है, इसको अभी भी गुना किया था थोड़ी देर पहले, तो 2 गुना 2 4, 4 3 12। तो एचसीएफ तो आपका 12 बन रहा है। ठीक है, एचसीएफ हमारा 12 बनेगा। एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम घात लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम घात के लिए घात के रूप में लिख दो ना आप पहले। ठीक है, इसको मुझे बताओ आप लोग 2 का घात कितना लिखना चाहिए? 2 का घात कितना लिखेंगे बता दो? 2 दो। कितने बार है यहाँ पर? 2 बार, तो 2 का घात 2 आएगा। 3 का घात कितना आएगा? 3 भी 2 बार है, तो 3 का घात 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताओ 2 का घात 2 आएगा, 3 का घात 1 आएगा, 7 का घात 1 आएगा, 7 का भी घात 1 आएगा, क्योंकि 2 बार है, 3 1 बार है, 7 1 बार है। ठीक है, अब एलसीएम में सारे गुणनखंडों के मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? तो 2 का मैक्सिमम पावर आपको दिखेगा सर दोनों ही जगह घात तो 2 ही है 2 के ऊपर, तो 2 का घात 2 ही लिख देंगे, 2 का घात 2। 3 का अधिकतम घात कितना है? 2 की 1। 3 का अधिकतम घात 2 है, तो 3 का घात 2 ले लेंगे, ये वाला लेंगे, तो 3 का घात 2 लेंगे। 7 7 का अधिकतम घात, 7 का अधिकतम घात तो 1 है, तो 7 का अधिकतम घात 7 का 1 लिख देंगे। ठीक है, बस इनको गुना करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझना है सर 2 का घात 2 कहने का मतलब 2 को 2 बार गुना करना, 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 मिल जाएगा। 3 का घात 2 कहने का मतलब 3 को 2 बार गुना करना, 3 3 9 मिलेगा और इंटू 7 मिलेगा। ठीक है, 4 इंटू 9 इंटू 7 कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। 9 चौके 36, 36 गुना 7। अब ये सारा थोड़ा थोड़ा जो कैलकुलेशन है ये आपको करना ही होता है। 7 चौक 7 छक 42 का 2 क्या दी 4, 7 21 4 25, 252 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 252 आंसर। ठीक है, तो एचसीएफ 12, एलसीएम 252। बस आप देख लो कौन से ऑप्शन में था। ऑप्शन को देखोगे तो आपका एक ही ऑप्शन था जिसमें एचसीएफ 12 था। ठीक है, बाकी सारे गलत है, एचसीएफ ही गलत है। तो एचसीएफ देखकर ही बोला था मैंने, बस एचसीएफ आपने अगर मान लो, अगर एचसीएफ आपने बोला 12 आ गया सर, तो एक ही ऑप्शन में 12 है। ठीक है, बाकी एलसीएम नहीं भी निकालते तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो एलसीएम देखो ऑप्शन बी में 252 है, लेकिन आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एचसीएफ यहाँ पर 44 लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है। क्लियर, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये इतना ही रखेंगे। देखो टाइम हो चुका है, 1 मिनट आज ज्यादा ही हो गया, तो इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आज के क्लास के रिगार्डिंग तो बिल्कुल बता दो।